बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज रीनल फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी का सबसे पहला एमसीक्यू दिया था कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम किस चीज़ से मुहैया करते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के जो मार्कर्स होते हैं वो सल्फेट होता है, इनोलिन होता है और मैनेटोल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम इनोलिन को सिलेक्ट करेंगे। जो टोटल बॉडी वाटर होता है इसको हम ट्राइटेटेड वाटर से, D2O हैवी वाटर से या एंटीपायरीन से मेजर करते हैं। जो ट्राइटेटेड बॉडी वाटर होता है ये ट्रांशियम 3H2 होता है, इसको हम ट्राइशियम कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव वाटर होता है। और जो हैवी वाटर होता है वो ड्यूट्रियम होता है 2D2O। और जो एंटीपायरीन होगा, इन तीनों को यूज़ करके हम टोटल बॉडी वाटर को मेजर कर सकते हैं। ECF के लिए मैनेटोल होता है, एंटीपायरीन मैनेटोल होता है, सल्फेट होता है और इनोलिन होता है। और रेडियो आयोडीनेटेड सीरम एल्बुमिन राइजा होता है जिससे हम प्लाज्मा को मेजर करते हैं। और इवैन ब्लू से हम प्लाज्मा को मेजर करेंगे। इवैन ब्लू से और राइजा से प्लाज्मा को मेजर करते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के हम ECF को माइनस कर देंगे प्लाज्मा को, तो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाता है। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को चेक करने के लिए हम टोटल बॉडी वाटर में से ECF को माइनस कर देते हैं। बेसिकली इस तरह से होता है कि जो टोटल बॉडी वाटर होते हैं ना, 60% हमारी बॉडी वाटर होती है, जिसमें से जो 42 लीटर्स होते हैं एक 70 kg मैन के अंदर जो भी इसका वेट होगा, जब आप उसको मल्टीप्लाई करें वो 0.6 से, तो हमारे पास टोटल बॉडी वाटर आ जाता है। तो टोटल बॉडी वाटर होता है वो 42 लीटर्स होता है 70 kg मैन के अंदर। 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, 2/3 इंट्रासेलुलर होता है। 1/3 एक्स्ट्रा सेलुलर में जो 20% वाटर होता है वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और जो 40% वाटर होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर वाटर 28 लीटर्स होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर 14 लीटर्स होता है। अब जो 14 लीटर्स होता है एक्स्ट्रा सेलुलर वाला वो फर्दर डिवाइडेड होता है। 1/4 हमारा प्लाज्मा होता है जो कि 3.5 लीटर्स है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड 10.5 लीटर्स होता है। और जो इंट्रासेलुलर वाटर था उसमें 28 लीटर्स होता है, और इंट्रासेलुलर वाटर में पोटाशियम की कंसंट्रेशन 98% होती है। इंट्रासेलुलर वाटर के अंदर कोई भी एनाइंस नहीं होते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर होता है उसमें इनऑर्गेनिक एनाइंस होते हैं, जिसमें क्लोराइड आयन आता है और बाइकार्बोनेट एनाइंस आते हैं। और साथ सोडियम होता है एक्स्ट्रा सेलुलरली, और सेल के अंदर जो है पोटाशियम ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। इंट्रासेलुलर वाटर की pH कम होती है। अब जो सेकेंड MCQ दिया हुआ है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का दिया हुआ है कि 10.5 लीटर्स हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, तो यहाँ पे हम 11 लीटर्स को करेक्ट करेंगे। थर्ड MCQ दिया हुआ है कि किडनी की जो ऑर्डर रेगुलेशन होती है वो ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म किडनी के ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है, ऑटो रेगुलेशन कराता है। शॉर्टेस्ट ट्रांजिएंट एक्शन एंजियोटेंसिन 2 का होता है कि वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। एंजियोटेंसिन 2 हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल्स का। एफरेंट आर्टीरियोल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इफरेंट आर्टीरियोल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, बैरोरिसेप्टर्स के फंक्शन को अफेक्ट करता है, और ब्रेडिकार्डिया को, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया को लिमिट करता है। एंजियोटेंसिन 2 लंग के अंदर एक्टिवेट होता है। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो एल्डोस्टेरोन को ज़्यादा कर देता है हेमरेजिक पेशेंट्स के अंदर, और एक्टिवेशन ऑफ रास कराता है एंजियोटेंसिन 2। तो जब रास की एक्टिवेशन होती है तो आपकी थर्स्ट स्टिमुलेट हो जाती है। स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट के थ्रू। स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जो इसका ट्रांजिएंट शॉर्ट ट्रांजिएंट एक्शन है उसमें भी वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। एंजियोटेंसिन 2 रेनिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, रेनिन रिलीज नहीं होने देगा एंजियोटेंसिन 2। रेनिन को अपोज करता है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 रेनिन को अपोज करता है। एंजियोटेंसिन 2 का जो ट्रांजिएंट एक्शन है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन है। एंजियोटेंसिन 2 वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स दोनों की। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, लंग के अंदर एक्टिवेट होता है, रास सिस्टम से एक्टिवेशन होती है इसकी, थर्स्ट को स्टिमुलेट करता है, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट के थ्रू, रेनिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, और साथ ही बैरोरिसेप्टर के फंक्शन को भी अफेक्ट करता है, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया को लिमिट करता है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। हेमरेजिक पेशेंट्स के अंदर एल्डोस्टेरोन के लेवल्स को ज़्यादा कर देता है। उसके बाद MCQ नंबर 4 दिया हुआ है कि कौन सा हार्मोन है जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एल्डोस्टेरोन मेंटेन करता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एल्डोस्टेरोन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है और साथ आपके सोडियम को भी मेंटेन करता है। जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा ना तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। एल्डोस्टेरोन और ब्लड वॉल्यूम का ऑपोजिट रिलेशन है। ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा। एल्डोस्टेरोन हाइपरकैलीमिया कराता है, ब्लड के अंदर पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं एल्डोस्टेरोन की वजह से जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा। और ये जब आपका हाइपरकैलीमिया होता है तो उसकी वजह से एल्डोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ होता है जब
कैलीमिया होगा, ठीक है। हाइपरकैलीमिया में एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन की वजह से हाइपोकैलीमिया होता है, मतलब पोटाशियम लेवल्स को कम करता है। एल्डोस्टेरोन पोटाशियम लेवल्स को कम करता है, तो जब भी हाइपरकैलीमिया होगा, पोटाशियम के लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो एल्डोस्टेरोन की रिलीज़ होती है। और अगर कोई भी पेशेंट एड्रेनलेक्टमी के बाद अगर डेथ होती है तो वो डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन की वजह से होती है, क्योंकि जो एल्डोस्टेरोन होता है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हार्मोन होता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो पेशेंट की 3-4 दिनों के अंदर डेथ हो जाती है। और ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है, और ये कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर काम करता है, डीसीटी के ऊपर काम करता है, और कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर काम करता है। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एल्डोस्टेरोन काम करता है, और जब एल्डोस्टेरोन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो रीनल सोडियम ज़्यादा हो जाता है, और रीनल ट्यूब्यूल्स की कैपेसिटी कि वो सोडियम को एब्जॉर्ब करें वो कम हो जाती है, क्योंकि इस रीनल ट्यूबुलर सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सोडियम की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। एल्डोस्टेरोन की वजह से पोटाशियम कम हो जाता है और सोडियम ज़्यादा हो जाता है। और अगर हाइपरकैलीमिया के ट्रीटमेंट में हम एल्डोस्टेरोन देते हैं, हाइपरकैलीमिया के ट्रीटमेंट में या हाइपरकैलीमिया को ठीक करने के लिए बॉडी से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। जब पोटाशियम ज़्यादा होगा प्लाज्मा के अंदर तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन होती है, और जब सोडियम कम हो जाता है तो हाइपोनेट्रीमिया के अंदर टोटल बॉडी वाटर ज़्यादा हो जाता है। डीनर्वेशन जब किडनी की होगी ना, जब किडनी की ब्लड ये नर्व सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो किडनी का ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है, और एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें हाइपोनेट्रीमिया, एल्डोस्टेरोन अगर नहीं होगा, ठीक है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है, तो सोडियम के लेवल्स कम हो जाते हैं एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से। और एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी के अंदर पोटाशियम ज़्यादा हो जाता है और सोडियम कम हो जाता है, और एल्डोस्टेरोन खुद जो है वो सोडियम को ज़्यादा करता है और पोटाशियम को कम करता है। एरिथ्रोपोइटिन हमारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सेल से रिलीज होता है, जो एरिथ्रोपोइटिन होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सेल से रिलीज होता है, और जो जेजी सेल्स होते हैं, जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, वहाँ से रेनिन रिलीज होती है। ऐसा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टीज़ इनोलिन से ज़्यादा होंगी, इसका मतलब है कि उसकी जो फिल्ट्रेशन रेट है वो इंक्रीज़ कर गया, नेट और नेट सिक्रीशन भी उसकी ज़्यादा है। अगर तो इनोलिन से किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि उसका फिल्ट्रेशन रेट भी ज़्यादा है और उसकी नेट सिक्रीशन भी ज़्यादा है। रेनिन जेजी सेल से, जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से रिलीज़ होता है, और जो एरिथ्रोपोइटिन होता है वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी सेल से रिलीज़ होता है। अब किस चीज़ से रेनिन की रिलीज़ ज़्यादा हो जाती है? जब आपके कार्डिक रिसेप्टर्स के ऊपर स्ट्रेच कम होगा तो रेनिन ज़्यादा रिलीज़ होता है। कार्डिक रिसेप्टर्स के ऊपर स्ट्रेच कम होने से जो है वो रेनिन ज़्यादा रिलीज़ होता है। रेनिन परसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो जाता है मेलिग्नेंट फेज ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन के अंदर। जो अगर एसेंशियल हाइपरटेंशन का अगर मेलिग्नेंट फेज होगा तो उसमें रेनिन परसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर जाता है। या सेकेंडरी एसेंशियल हाइपरटेंशन के अंदर रेनिन जो होता है मुसलसल ज़्यादा रहता है। रेनिन परसिस्टेंटली इंक्रीज़ करता है मेलिग्नेंट फेज ऑफ हाइपरटेंशन के अंदर या सेकेंडरी एसेंशियल हाइपरटेंशन में। अब समर के अंदर एक पेशेंट है, फास्टिंग मैन है, ठीक है, फास्ट था उसका, समर थी, उसको कंसनट्रेटेड यूरिन बन रहा है क्योंकि एडीएच ज़्यादा हो रहा है। एंटी डायबिटिक हार्मोन हमारा ज़्यादा हो जाता है जब हम फास्ट करते हैं, क्योंकि हम पानी काफ़ी देर से नहीं पियेंगे। फास्टिंग कंडीशंस के अंदर एडीएच ज़्यादा हो जाता है, फास्टिंग के अंदर एडीएच ज़्यादा हो जाता है। An 8-year-old patient present to the clinic with periorbital edema and his lab shows the protein greater than 3.5 gram per deciliter. 8 साल का बच्चा है, उसको पेरी ऑर्बिटल एडिमा हुआ है और साथ जो प्रोटीन है वो उसकी 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गई है। 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा का मतलब इसको एल्बुमिनूरिया हो रहा है और सोडियम की रिटेंशन हो रही है। सोडियम रिटेंशन और एल्बुमिनूरिया से जो है वो उसको प्रोटीन यूरिया हो रहा है। तो एल्बुमिनूरिया के साथ यहाँ पे सोडियम रिटेंशन का ये ऑप्शन है, तो इसलिए प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो एल्बुमिनूरिया हो रहा है। स्वेटिंग के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट द मेंटेन होम्योस्टेसिस। स्वेटिंग के बाद सोडियम जो होता है ना हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। स्वेटिंग हो गई, स्वेट में हमारा सोडियम ही निकल रहा होता है, बेसिकली सॉल्टी होता है स्वेट, तो सोडियम जो होता है वो हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है स्वेटिंग के बाद। आईसीएफ के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है और जो ईसीएफ होता है उसमें सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और एल्बुमिन होते हैं। और जो इंट्रासेलुलर होते हैं ना उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होते हैं, जैसे कि एटीपी, एडीपी, एएमपी होगा। पोटाशियम और मैग्नीशियम सेल्स के अंदर होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं। सोडियम सेल के बाहर होता है, क्लोराइड भी सेल के बाहर होता है, एनाइंस में बाइकार्बोनेट भी सेल के बाहर होगा और एल्बुमिन भी सेल के बाहर होती है। अब आरटीए हुआ था, हेमरेज हुआ, 2 लीटर ब्लड लॉस हो गया। जो ब्लड वॉल्यूम है उसको रिस्टोर कौन करता है? डीसीटी। हेमरेज के अंदर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ना, हेमरेज के अंदर मोस्ट कॉमनली आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इफेक्ट होती है, ब्लड लॉस के अंदर पीसीटी इफेक्ट होती है।
लेकिन जो ब्लड वॉल्यूम होता है उसको रिस्टोर जो करता है वो डीसीटी करता है। डीसीटी ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करती है। जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है वो ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करती है। वाटर हमारा प्लाज्मा से इंटरस्टिशियम के अंदर जाता है, फ्रॉम प्लाज्मा टू इंटरस्टिशियम जाता है फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। वाटर एंटर करता है सेल के अंदर, या वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन वो पोर्स के थ्रू होती है, और वाटर प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जाता है थ्रू फिल्ट्रेशन, ठीक है। प्लाज्मा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आएगा किसके थ्रू? फिल्ट्रेशन के थ्रू, और फिर सेल्स के अंदर जाएगा पोर्स के थ्रू। सेल्स के अंदर पोर के थ्रू जाता है, और प्लाज्मा से इंटरस्टिशियम में आता है फिल्ट्रेशन के थ्रू। मैराथन रेस थी, उसके बाद पेशेंट के 2 लीटर्स उसको स्वेटिंग हुई और 2 लीटर से उसने पानी पी लिया, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी थी वो डिक्रीज कर जाएगी। मैराथन रेस के बाद अगर उसको 2 लीटर उसका स्वेट लॉस हुआ है, उसके बाद 2 लीटर उसने पानी पी लिया, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज कर जाती है। डायलिसिस वाला पेशेंट था, क्लिनिकल वे में मॉनिटर किया आपने जीएफआर को, तो जीएफआर को क्लिनिकली मॉनिटर करने के लिए हम क्रेटिनिन क्लियरेंस को देखते हैं। वैसे जीएफआर को मुहैया करने के हम इनोलिन को यूज़ करते हैं, लेकिन क्लिनिकली अगर आपने मुहैया करना हो तो हम जीएफआर को क्लिनिकली मुहैया करने के लिए हम क्रेटिनिन क्लियरेंस को यूज़ करते हैं। जो एंडोजिनस सब्सटेंस है टू मेंटेन द जीएफआर इज क्रेटिनिन। रीनल प्लाज्मा फ्लो को हम मुहैया करते हैं पीएएच से। रीनल प्लाज्मा फ्लो को पीएएच से मुहैया करते हैं। क्रेटिनिन जो होता है ये आपको क्रेटिनिन क्लियरेंस जो होती है वो क्लिनिकली जीएफआर के बारे में बताती है, और इसी तरह से जो जीएफआर होता है उसको हम इनोलिन से मेजर करते हैं। बेस्ट मेजर इनोलिन होता है, लेकिन क्लिनिकली हम क्रेटिनिन क्लियरेंस से मेजर करते हैं। एंडोजिनस सब्सटेंस भी क्रेटिनिन होता है जिससे हम जीएफआर को मेजर करते हैं। रीनल प्लाज्मा फ्लो को हम मेजर करते हैं पीएएच से। आरबीसीज थे वो उनको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा और उसमें यूरिया था। यूरिया हो और साथ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो तो पहले आरबीसी स्वेल श्रिंक करेंगे, ठीक है, हाइपरटोनिक में अगर तो श्रिंक कर जाएंगे, फिर स्वेल कर जाएंगे और फिर उनकी लाइसिस हो जाएगी, श्रिंक स्वेल लाइसिस। ब्लड प्रेशर डिक्रीज है एक पेशेंट का, कौन सा एंजाइम जो है वो सिक्रीट होता है किन सेल से ताकि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सके? तो रेनिन रिलीज होगा जेजी सेल से ताकि ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सके। जेजी सेल से रेनिन रिलीज होगा और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगा। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटर सेलुलर फ्लूइड का डिफरेंस ये होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर इनऑर्गेनिक एनाइंस होते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था, पेशेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ, ठीक है, जीएफआर उसका कम हो गया है और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, तो डिक्रीज जीएफआर की कॉज क्या होती है? डिक्रीज आर्टीरियल ब्लड फ्लो। जाहिर सी बात है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा, ब्लड लॉस होगा, तो क्या होगा कि उसका जो आर्टीरियल ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जीएफआर कम हो गया। जीएफआर क्यों कम हो गया? क्योंकि उसका आर्टीरियल ब्लड फ्लो कम हो गया। आर्टीरियल ब्लड फ्लो कम हो जाने की वजह से जीएफआर भी उसका कम हो गया। बफर जो कि हमें किडनी में मिलता है लेकिन प्लाज्मा में नहीं होता, दैट इज़ अमोनिया। अमोनिया एक ऐसा बफर है जो कि किडनी में तो होता है लेकिन प्लाज्मा में नहीं होता है। किडनी के अंदर होगा, प्लाज्मा में नहीं होगा, दैट इज़ अमोनिया। अमोनिया किडनी में होता है, प्लाज्मा में नहीं होता है। ग्लूकोज की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है वो प्रॉक्सिमल कॉर्नेटरी ट्यूब्यूल से होती है। पोटाशियम की भी मैक्सिमम जो होती है पीसीटी से होती है। बाइकार्बोनेट की भी मैक्सिमम पीसीटी से होती है, और वाटर की भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी से होती है। जो प्रिंसिपल साइट है सोडियम की एब्जॉर्प्शन की वो भी पीसीटी है, ठीक है। ग्लूकोज की, बाइकार्बोनेट की, वाटर की, पोटाशियम की, सोडियम की, इन सब की जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वो पीसीटी से ही होती है। डिक्रीज इन नर्व एक्शन पोटेंशियल, एक्साइटेबिलिटी ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ड्यू टू हाइपोकैलेमिया। जब आपके पोटाशियम के लेवल कम हो जाते हैं तो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है उसकी एक्साइटेबिलिटी भी कम हो जाती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन के लेवल के ऊपर। अब जो हाइपोकैलेमिया होता है ना वो नर्व की एक्साइटेबिलिटी को कम कर देता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे या रेस्टिंग स्टेज पे। जो हाइपरकैलेमिया होता है वो नर्व्स को ज़्यादा एक्साइट कर देता है। हाइपोकैलेमिया पोटाशियम भी कम और नर्व की एक्साइटेबिलिटी भी कम। जब पोटाशियम ज़्यादा तो नर्व की एक्साइटेबिलिटी भी ज़्यादा। इसी तरह से जो हाइपोनेट्रीमिया होता है वो एक्शन पोटेंशियल की हाइट को कम कर देता है, और जब सोडियम ज़्यादा होगा ब्लड के अंदर तो एक्शन पोटेंशियल की हाइट भी ज़्यादा हो जाएगी। अब जो कैल्शियम के लेवल कम होते हैं, कैल्शियम का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अब कैल्शियम जब कम होगा तो एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होगी, कैल्शियम जब ज़्यादा होगा तो एक्साइटेबिलिटी कम होती है, ठीक है। कैल्शियम जब ज़्यादा होगा तो एक्साइटेबिलिटी कम होगी, और जब कैल्शियम कम होगा तो एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ब्लड बफर क्या होता है? बाइकार्बोनेट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड बफर है। हमने पढ़ा कि जो अमोनिया एक ऐसा बफर होता है जो कि प्लाज्मा में नहीं होता है लेकिन किडनी में होता है,
और जो ब्लड बफर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बाइकार्बोनेट होता है। जो मेजर ब्लड बफर या एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड बफर या इंटरस्टिशियम का बफर या प्लाज्मा बफर जो होता है वो बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट आपके ब्लड का बफर भी से हम कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर बफर भी कहते हैं, इंटरस्टिशियम बफर भी कहते हैं, प्लाज्मा बफर भी कहते हैं। जो मेजर आरबीसीज बफर होता है वो हीमोग्लोबिन है। रेड ब्लड सेल्स का जो बफर होता है वो हीमोग्लोबिन है। ब्लड बफर जो होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर बफर जो होता है वो बाइकार्बोनेट है। आरबीसीज का अगर होगा तो वो हीमोग्लोबिन है। इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स बफर होती हैं। रीनल बफर में फॉस्फेट आता है, और अगर एक्सक्लूसिवली होगा ना कि सिर्फ रीनल में जो होगा दैट इज अमोनिया। मेजर यूरिनरी बफर क्वांटिटेटिवली अगर क्वांटिटी की बात होगी तो अमोनिया होगा, और अगर क्वालिटी की बात होगी तो फिर फॉस्फेट होता है। जो बोन बफर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। बोन बफर BC से याद रखने कि बोन के लिए कैल्शियम है, बोन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट है। यूरिनरी बफर क्वांटिटी के हिसाब से अमोनियम है और क्वालिटी के हिसाब से फॉस्फेट होता है। मेजर रीनल बफर भी फॉस्फेट है, एक्सक्लूसिव रीनल बफर इज अमोनिया। आरबीसीज का हीमोग्लोबिन होता है, और ब्लड का, एक्स्ट्रा सेलुलर का, इंटरस्टिशियम का और प्लाज्मा बफर जो है वो बाइकार्बोनेट है। GFR इंक्रीज कर जाता है जब आपका प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। जाहिर सी बात है जब आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो जाएंगी तो GFR आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाने की वजह से GFR ज़्यादा हो जाता है। जो ब्लड फ्लो होता है रीनल सिस्टम का वो रेगुलेट होता है ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म से। ये जो ऑटो रेगुलेशन होती है किडनी की वो भी ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होती है। रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज हो जाता है जब रीनल आर्टरी की कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। जाहिर सी बात है जब रीनल आर्टरी की कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो रीनल का ब्लड फ्लो भी डिक्रीज कर जाएगा। कौन सा हार्मोन जो किडनी के ऊपर एक्ट करता है? एल्डोस्टेरोन हमारा किडनी के ऊपर एक्ट करता है। एल्डोस्टेरोन किडनी के ऊपर काम करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर, DCT के ऊपर और कॉर्टिकल डक्ट्स के ऊपर काम करता है, तो एल्डोस्टेरोन किडनी के ऊपर काम करता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि सोडियम जो है ना इसका 135 है, बाइकार्बोनेट 100 है, क्लोराइड 6 है, तो आपने एनायनिक गैप मुहैया करना है। एनायनिक गैप क्या होता है कि आपने नेगेटिव आयन में से पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन्स को सिलेक्ट करके पॉजिटिव आयन में से माइनस कर देना। अब सोडियम उसका 135 है, क्लोराइड उसका 5 है, बाइकार्बोनेट उसका 100 है, मतलब 135 में से आपने 105 को माइनस कर देना है तो बचेगा हमारे पास आंसर 30। उसके बाद हाइपरकैलीमिया की वजह से फ्लैसिडिटी डेवलप हो जाती है। हाइपरकैलीमिया, पोटाशियम अगर ज़्यादा होगा तो फ्लैसिडिटी हो जाती है। हाइपरकैलीमिया की वजह से फ्लैसिडिटी हो जाती है। किडनी जो होता है वो कॉलीकैल्सिफेरोल को या विटामिन D को एक्टिवेट करता है, तो किडनी एक्टिवेट करता है कॉलीकैल्सिफेरोल को। अब पेशेंट है उसको एस्मा था, उसकी pH 7.23 है, मतलब उसको एसिडोसिस है, pH कम है। बाइकार्बोनेट उसका 26 है और हाइपरकैप्निया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड उसकी ज़्यादा है और बाइकार्बोनेट उसका 26 है, तो 35 से 45 नॉर्मल होती है और 22 से 28 तक आपका बाइकार्बोनेट होता है। तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और साथ pH कम हो तो ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी, और साथ पेशेंट को एस्मा भी है तो ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी। एल्डोस्टेरोन डिस्प्लेस करता है सोडियम को साइटोप्लाज्म से टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, डिस्प्लेस सोडियम फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन की तरफ लेकर आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का एक्शन है कि सोडियम को डिस्प्लेस करता है साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सोडियम की को जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा कर देता है, हाइपरनेट्रीमिया कराता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है जो एल्डोस्टेरोन होता है। पेशेंट को सीवियर डायरिया था, उसका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ज़्यादा है, ECF उसका कम है, कॉजिंग द प्लाज्मा एक्सटेंशन ऑफ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम इज 1 लीटर ऑफ 3% NaCl। अगर तो सीवियर डायरिया होगा, अब पेशेंट को सीवियर डायरिया है, हमें ऐसी क्या चीज़ दें कि जिससे उसका ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा हो जाए और इंट्रासेलुलर फ्लूइड कम हो जाए। तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है 3% NaCl, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ज़्यादा कर देता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड को कम कर देता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को ज़्यादा कर देता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेल के बाहर फ्लूइड को ज़्यादा कर देगा, सेल के अंदर फ्लूइड को कम करता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपने ECF को ज़्यादा करना हो और ICF को कम करना हो तो हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में 3% NaCl देते हैं। उसके बाद वेजोप्रेसिन की सिक्रीशन जो होती है वो डिक्रीज प्रेशर इन द राइट एट्रियम। वेजोप्रेसिन की सिक्रीशन जो होती है वो बढ़ जाती है। वेजोप्रेसिन ज़्यादा रिलीज होगा जब आपके राइट एट्रियम का प्रेशर या आपके राइट जो कार्डिक रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर जब कम हो जाएगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स कम हो जाएंगे तो वेजोप्रेसिन या फिर ADH की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट याद है कि ABGs आपने कराए और pH जो है वो 7.54 है, मतलब pH जो है ना नॉर्मल आपकी 7.35 से 45 तक नॉर्मल होती है, तो ये एसिडिक pH है, और सॉरी बेसिक pH है, अल्कलोसिस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड उसका 40 हुआ है, नॉर्मल जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 35 से 45 तक के दरमियान होता है, और जो बाइकार्बोनेट है उसका 29 है। व्हाट इज एसिड बैलेंस डिसऑर्डर, ठीक है। तो
अब इसमें बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा हुआ है और पीएच भी ज़्यादा हुई है, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। और अनकम्पनसेटेड इसलिए है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 40 है। नॉर्मल जो बाइकार्बोनेट होता है वो आपका 26 तक होता है, और इसमें जो बाइकार्बोनेट दिया हुआ है वो 26 ही दिया आपको, सॉरी इसमें जो बाइकार्बोनेट दिया हुआ है वो 29 दिया हुआ है। और जो पीएच है वो 7.5 है, जो नॉर्मल पीएच होती है वो 7.35 से 7.45 तक होती है। तो बेसिक पीएच थी, अल्कलोसिस है, ये तो कंफर्म हो गया कि अल्कलोसिस है। अब ये देखना है कि मेटाबॉलिक है या रिस्पायरेटरी है। तो नॉर्मल जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 35 से 45 होता है। तो अनकम्पनसेटेड जब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है ना, तो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होंगी ना वो 40 होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर ही होगी। जो बाइकार्बोनेट है वो बढ़ा हुआ होगा और साथ पीएच भी बढ़ी हुई होगी। तो पीएच भी बढ़ी हुई है और बाइकार्बोनेट भी बढ़ा हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज के अंदर है, तो ये अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। उसके बाद दिया हुआ है कि अमोनिया जो होता है वो यूरिनरी बफर है और इम्पर्मेबल टू, अमोनिया इसलिए यूरिनरी बफर होता है क्योंकि जो अमोनियम आयन होता है इम्पर्मेबल टू एब्जॉर्ब अमोनियम आयन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से अमोनिया हमारा यूरिनरी बफर होता है। अमोनियम इसलिए हमारा यूरिनरी बफर है क्योंकि वह एब्जॉर्ब नहीं होता है, अमोनियम आयन एब्जॉर्ब नहीं होता है, इस वजह से अमोनिया यूरिनरी बफर है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर जो बाइकार्बोनेट के लेवल होंगे वो 24 से ज़्यादा हो जाएंगे या 26 से ज़्यादा हो जाएंगे बाइकार्बोनेट के लेवल। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाता है, पीएच भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल होते हैं वो कंपनसेशन में ज़्यादा हो जाते हैं। जो प्लाज्मा क्लियरेंस है पीएएच की, उसको हम यूज़ करते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करने के लिए। पीएएच को हम यूज़ करते हैं जिससे हम किडनी का जो प्लाज्मा फ्लो होता है या रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस फिल्टर्ड एंड सिक्रेटेड बट नॉट रीएब्जॉर्ब। फिल्टर भी होता है, सिक्रीट भी होता है, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता है। पीएएच फिल्टर भी होगा, सिक्रीट भी होगा, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करने के लिए। नाउ कौन सा हार्मोन है जो ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करता है? जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करता है। एडीएच ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एसआईएडीएच के अंदर कि आपकी जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी थी वो ज़्यादा हो रही थी एसआईएडीएच के अंदर। तो क्या होता है कि जो एडीएच होता है वो आपकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। और विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्पर्मेबल टू वाटर? थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर वाटर की परमेबिलिटी नहीं होती है। जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो इम्पर्मेबल टू वाटर होता है। सबसे ज़्यादा जो अर्ली डीसीटी है उसमें वाटर की परमेबिलिटी नहीं होती है, और जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का जो थिक पार्ट है वो इम्पर्मेबल टू वाटर होता है। किडनी का बेसिक फंक्शन है कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल करती है, कि जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उनको रिमूव करती है। किडनी का ये बेसिक फंक्शन है। सर्जन्स मोर क्यूरियस अबाउट विच इलेक्ट्रोलाइट बिफोर सर्जरी ऑन सीरम इलेक्ट्रोलाइट रिपोर्ट। सर्जन्स होते हैं वो ज़्यादा सीरियस होते हैं हाइपर कैलीमिया के बारे में। पोटाशियम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक डेंजरस आयन है, तो हाइपर कैलीमिया के बारे में सर्जन्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं। प्रोलॉन्ग डायरिया विल रिजल्ट इन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अगर बहुत अरसे तक अगर आपको डायरिया रहेगा तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाती है। प्रोलॉन्ग डायरिया के अंदर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाती है। अगर प्रोलॉन्ग डायरिया रहेगा तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाती है। बहुत अरसे तक डायरिया रहने से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाती है। अगर तो एक्यूट डायरिया होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, लेकिन अगर आपको क्रॉनिक डायरिया है या प्रोलॉन्ग डायरिया है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है। सिस्टोलिक प्रेशर सबसे ज़्यादा रीनल आर्टरी के अंदर होता है और हाई सिस्टोलिक प्रेशर रीनल आर्टरी के अंदर होता है, और जो पल्स प्रेशर मैक्सिमम होता है वो डॉर्सैलिस पैडिस के अंदर, फिर फेमरल में, फिर पॉप्लीटियल में और फिर एओर्टा के अंदर। तो पल्स प्रेशर सबसे ज़्यादा डॉर्सैलिस पैडिस में होता है, फिर फेमरल आर्टरी में, पॉप्लीटियल आर्टरी में, एओर्टा में, और जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो हाईएस्ट है रीनल आर्टरी में। अब एक पर्सन था उसको 2 लीटर ब्लड स्वेट लॉस हुआ, उसने 2 लीटर से पानी पी लिया है, तो उसका आईसीएफ ज़्यादा हो जाएगा। या सबसे बेस्ट ऑप्शन में है कि उसका इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, या फिर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम था उसकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज कर गई है, या फिर उसका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ज़्यादा हो गया है और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी कम हो गई है। ठीक है, तो आईसीएफ भी ज़्यादा हो गया उसका, ठीक है, या फिर उसकी आईसीएफ की जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो गई है, या फिर ईसीएफ ज़्यादा हो गया है और ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी कम हो गई। जाहिर सी बात है ईसीएफ जब ज़्यादा होगा इसका मतलब है ही यही कि इसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो गई क्योंकि वाटर ज़्यादा हो गया है।
सोडियम की अपटेक इंक्रीज हो जाती है इन बॉडीज ड्यू टू इंक्रीज पोटाशियम इन द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होगा तो सोडियम की अपटेक ज़्यादा हो जाती है। वो इसलिए कि जब आपकी बॉडी के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है, हाइपरकैलीमिया होता है, तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा वो तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराता है और पोटाशियम को एक्सक्रीट कराता है बॉडी से। हाइपोटोनिक फ्लूइड इज प्रेजेंट इन विच पार्ट? हाइपोटोनिक फ्लूइड एलडीडीसीटी के अंदर होता है कि उसमें हाइपोटोनिक, क्योंकि इम्परमेबल टू वाटर है, वहाँ से पानी नहीं निकलेगा, तो इस वजह से जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है अर्ली डीसीटी के अंदर, अर्ली डीसीटी के अंदर हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है या फिर डाइल्यूटेड यूरिन होता है अर्ली डीसीटी के अंदर, और फिर थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर भी डाइल्यूटेड यूरिन होता है, क्योंकि थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले भी इम्परमेबल टू वाटर है, डीसीटी भी इम्परमेबल टू वाटर है। डिहाइड्रेशन में और हमें कंसनट्रेटेड यूरिन मिलता है या हाइपरटोनिक फ्लूइड हमें मिलता है कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर या बेजर एक्टा के अंदर जब वो हमें कंसनट्रेटेड यूरिन मिलेगा डिहाइड्रेशन में, और अर्ली डीसीटी और थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर हमें हाइपोटोनिक फ्लूइड मिलता है। अब पेशेंट है वो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर गया, 10 दिन के बाद आपने एबीजी सैंपल कराए तो क्या होगी? एबीजी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। अब इसमें है कि 10 दिन के बाद क्या होगा? अगर तो उसी वक्त आप जाओगे ना तो हाई एल्टीट्यूड पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, लेकिन 10 दिन के बाद कंपनसेशन हो जाएगी और कंपनसेशन की वजह से इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाएगी। वैसे हाई एल्टीट्यूड के ऊपर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है, लेकिन कंपनसेशन की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाएगी उसको 10 दिन के बाद। थर्स्ट आपकी ज़्यादा हो जाती है एंजियोटेंसिन 2 से। एंजियोटेंसिन 2 प्यास को ज़्यादा कर देता है, थर्स्ट को ज़्यादा कर देता है। एंजियोटेंसिन 2 थर्स्ट को ज़्यादा करता है। टू कैलकुलेट द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, सोडियम कंसनट्रेशन इज मल्टीप्लाइड विद 2 बिकॉज ऑफ एनाइंस। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को मेजर करने के लिए हम सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम एनाइंस को कैलकुलेट कर सकें। सोडियम कंसनट्रेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम एनाइंस को कैलकुलेट कर सकें। विच कंडीशन लीड टू हाइपोकैलीमिया? पीएच जब आपकी बढ़ जाती है, अल्कलोसिस के अंदर हाइपोकैलीमिया हो जाता है। हाई पीएच का मतलब होता है कि लो हाइड्रोजन आइंस हैं ब्लड के अंदर। टू कंपनसेट द हाइड्रोजन फ्रॉम द सेल विल मूव टू ब्लड एंड इन एक्सचेंज द पोटाशियम विल मूव फ्रॉम ब्लड टू सेल, रिजल्ट इन लो पोटाशियम इन द ब्लड कॉल्ड हाइपोकैलीमिया। क्योंकि जो पोटाशियम और हाइड्रोजन होता है इनका आपस में एक्सचेंज होता है। जब पीएच ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन कम हो गया। अब हाइड्रोजन आयन कम है ब्लड के अंदर, अब इस हाइड्रोजन आयन को कंपनसेट करने के लिए जो एक्सचेंज होता है पोटाशियम का, ठीक है, तो पोटाशियम जो होता है वापस ब्लड से सेल्स के अंदर चला जाता है, तो ब्लड के अंदर पोटाशियम के लेवल्स कम हो जाते हैं। तो जब पीएच ज़्यादा होगी तो हाइपोकैलीमिया होता है, पोटाशियम के लेवल्स कम हो जाते हैं जब पीएच ज़्यादा होती है। पीएच ज़्यादा होगी तो पोटाशियम के लेवल कम हो जाएंगे। फ्लूइड ऑफ चॉइस जो हम थर्ड स्पेस के फ्लूइड लॉस के अंदर देते हैं दैट इज़ रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट देते हैं जब आपका थर्ड स्पेस से फ्लूइड लॉस हो रहा होता है। हाई सिस्टोलिक प्रेशर रीनल आर्टरी के अंदर होता है। डायलिसिस का जो बेस्ट इंडिकेटर है दैट इज़ क्रेटिनिन क्लियरेंस। डायलिसिस का सबसे अच्छा इंडिकेटर या जीएफआर के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर क्रेटिनिन क्लियरेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44, नॉर्मल आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 35 से 45 होती है। पीएच 7.3 है, बाइकार्बोनेट इज़ 16। अब पीएच एसिडोसिस वाली है और बाइकार्बोनेट भी कम है। बाइकार्बोनेट नॉर्मली 22 से 26 तक होता है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन विदाउट डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन टेंशन? जो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है ना, वो ऑक्सीजन टेंशन को तो कम नहीं करती है लेकिन आपकी आर्टीरियल ऑक्सीजन के लेवल्स को कम कर देती है। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है एडीएच से। एडीएच का मेन बात यही है कि जो एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है वो आपकी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को कम कर देता है। जो एरिथ्रोपोइसिस होती है वो सबसे ज़्यादा स्टिमुलेट होती है एरिथ्रोपोइटिन से। जो एरिथ्रोपोइसिस है वो एरिथ्रोपोइटिन से स्टिमुलेट होती है और जो एरिथ्रोपोइटिन होता है वो हाइपोक्सियास की वजह से स्टिमुलेट होता है। और थियोफाइलिन इनहिबिट करती है एरिथ्रोपोइटिन को। थियोफाइलिन से एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनता है, हाइपोक्सिया से एरिथ्रोपोइटिन बनता है, फिर एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइसिस कराता है। प्लाज्मा aquatic प्रेशर मेनली एल्बुमिन की वजह से होता है। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्मेशन है वो इंक्रीज कर जाती है जब आपका प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज़्यादा बनेगा जब आपका प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 63 के अंदर बताया हुआ है कि जो प्राइमरी डिहाइड्रेशन होती है इसमें एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के नाउ पॉइंट नंबर 41 इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट द ऑस्मोलैरिटी? ऑस्मोलैरिटी को एडीएच मेंटेन करता है, ऑस्मोलैरिटी को एडीएच मेंटेन करता है।
Bismillahirrahmanirrahim. Now the point number 63. Primary dehydration will have increased extracellular fluid osmolarity. जब डिहाइड्रेशन होती है तो हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी है वो ज़्यादा हो जाती है. ECF की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी जब डिहाइड्रेशन होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज ऑस्मोलैरिटी. जो ADH होता है वो हमारी ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज़ कर देता है. ADH से आपकी एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है प्लाज्मा की ADH से या वेजोप्रेसिन से. वेजोप्रेसिन एंड ADH आर द सेम थिंग, और वेजोप्रेसिन से या ADH से प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है. बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल से भी होती है और कलेक्टिंग डक्ट से भी होती है. बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल PCT से भी होती है और कलेक्टिंग डक्ट से भी होती है. ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है वेजोप्रेसिन की ADH से. ICF और ECF का डिफरेंस ये होता है कि जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम होता है उसकी pH कम होती है. इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम की pH कम होती है एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की pH ज़्यादा होगी, इंट्रासेलुलर फ्लूइड की pH कम होती है. फ्री वाटर क्लियरेंस को रेगुलेट करने के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है. फ्री वाटर की अगर आपने क्लियरेंस करानी है तो उसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन यूज़ होता है, और जो वेजोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ये ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज़ कर देता है. फ्री वाटर क्लियरेंस भी ADH कराता है. फ्री वाटर क्लियरेंस रेगुलेट होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन से. ICF की pH कम होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम से. 68 MCQ में दिया हुआ है कि यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 1200 है और सीरम की ऑस्मोलैरिटी 220 है, तो कॉज SIADH होगी. SIADH में जब आपका ADH इनएप्रोप्रिएटली सिक्रीट होता है तो जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी होती है वो 280 से कम हो जाती है. अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी 280 से कम हो तो SIADH होता है. और जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है वो 1200 मिली इक्विवेलेंट है, और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी अगर 300 मिली इक्विवेलेंट हो तो वो डिहाइड्रेशन होती है. अगर तो ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की 280 से कम हो जाएगी तो ही SIADH होगा, क्योंकि जो SIADH होता है, ये ADH होता है, वो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को या सीरम ऑस्मोलैरिटी को कम करता है. तो जब सीरम ऑस्मोलैरिटी कम होगी 280 मिली ऑस्मोल पर लीटर से तो SIADH होगा, यहाँ पे ADH की सिक्रीशन ज़्यादा होगी. अब 69 MCQ में दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड 58 है, नॉर्मल हमारी कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45 होती है. pH 7.3 है. pH कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और बाइकार्बोनेट नॉर्मल हमारा 22 से 26 के दरम्यान में होता है, तो बाइकार्बोनेट नॉर्मल है. अब pH कम है, इसका मतलब है कि एसिडोसिस है, ये पक्का है. जब एसिडोसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, तो ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी. एरिथ्रोपॉइटिन हाइपोक्सिया से स्टिमुलेट होता है. रीनल करेक्शन हाइपरकैलेमिया की जब हम करते हैं तो एसिडोसिस हो जाती है. हमने पहले ही पढ़ा था कि जो हाइपोकैलेमिया होता है ना वो अल्कलोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है, और हाइपर कैलेमिया एसिडोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है. ये पहले भी हमने MCQ पढ़ा था कि जो हाइपोकैलेमिया होता है ना उसमें आपकी pH ज़्यादा हो जाती है. हाइपोकैलेमिया में इसलिए pH ज़्यादा होती है कि हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं जब pH ज़्यादा होती है तो जब pH ज़्यादा होगी हाइड्रोजन आयन इतने नहीं होंगे, तो लो हाइड्रोजन आयन को कंपनसेट करने के लिए पोटाशियम आपके सेल से जो है वो आपके ब्लड से जो है वो सेल्स के अंदर चला जाता है, तो ब्लड के अंदर पोटाशियम के लेवल कम हो जाते हैं. तो इसीलिए कि जब एसिडोसिस होगी तो पोटाशियम के लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है. और जब अल्कलोसिस होगी तो पोटाशियम के लेवल्स कम हो जाते हैं. अल्कलोसिस में पोटाशियम कम होता है, एसिडोसिस में पोटाशियम ज़्यादा होता है. जब हाइड्रोजन आइंस कम होंगे तो पोटाशियम आपका ज़्यादा हो जाएगा. एसिडोसिस जब हाइड्रोजन आइंस ज़्यादा होंगे तो पोटाशियम भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. अब अल्कलोसिस के अंदर जो हाइड्रोजन आइंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो इसलिए हाइपोकैलेमिया हो जाता है अल्कलोसिस के अंदर, और एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया होता है. व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट फॉर यूरिन कल्चर. यूरिन कल्चर के लिए सबसे जो बेस्ट टेस्ट होता है वो आपने एगर कराना होता है. 1 ml यूरिन लेना होता है. क्लेड एगर यूज़ करते हैं. क्लेड एगर को यूज़ करते हैं. 1 ml यूरिन को लेंगे और इससे हम जो है वो यूरिन कल्चर करते हैं. यूरिन कल्चर के लिए हम क्लेड एगर को लेते हैं. क्लेड एगर मीडियम होता है, इसमें 1 ml यूरिन को लिया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज द GFR. जब एफरेंट आर्टियोल की कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो GFR ज़्यादा हो जाता है. डायलेशन होगी. जब एफरेंट आर्टियोल की डायलेशन होगी मतलब ज़्यादा ब्लड जाएगा तो GFR भी ज़्यादा हो जाएगा. एफरेंट आर्टियोल की डायलेशन से GFR ज़्यादा हो जाता है. ग्लोमेरुलस इज फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टियोल्स. ग्लोमेरुलस के अंदर एफरेंट आर्टियोल्स होते हैं, और जो ग्लोमेरुलस होता है वो देता है गिव्स, ठीक है. ग्लोमेरुलस गिव्स एफरेंट आर्टियोल्स, बट ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ एफरेंट आर्टियोल्स. एल्डोस्टेरोन मेनली हमारी कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर एक्ट करता है और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है, और GFR ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर.
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो GFR भी ज़्यादा हो जाता है। GFR को मुहैया करने के लिए हम इनोलिन को यूज़ करते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा जब GFR ज़्यादा होगा तो GFR को हम इनोलिन से मुहैया करते हैं। GFR ज़्यादा हो जाता है जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। जो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फिल्टर पर यूनिट टाइम होता है उसको हम GFR करते हैं। पॉइंट नंबर 78 है कि पर यूनिट टाइम पे जो हमारा प्लाज्मा फिल्टर हो रहा होता है वही हमारा GFR होता है। वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा फिल्टर्ड पर यूनिट टाइम को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और जो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर हो रहा होता है ऑफ पर यूनिट टाइम पे जो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर होगा वो क्लियरेंस बताता है, और जो फिल्टर होगा दैट इज़ GFR। जो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फिल्टर पर यूनिट टाइम होता है उसे हम फिल्ट्रेशन लोड कहते हैं। प्लाज्मा का वो वॉल्यूम जो फिल्टर होगा पर यूनिट टाइम उसको हम कहते हैं GFR। और अगर किसी भी सब्सटेंस का कोई भी सब्सटेंस जो फिल्टर होता है पर यूनिट टाइम पे उसको हम उसका फिल्टर लोड कहते हैं। इफ़ क्लियरेंस ऑफ द सब्सटेंस ग्रेटर देन GFR तो ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है। अगर किसी भी सब्सटेंस की जो क्लियरेंस होती है अगर वो GFR से ज़्यादा हो, क्लियरेंस अगर GFR से ज़्यादा हो तो फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाती है। ट्यूब्यूल से वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाती है जब क्लियरेंस GFR से ज़्यादा होती है। नॉर्मल फ्लूइड GFR का 125 ml पर मिनट होता है। नॉर्मल वैल्यू जो होती है GFR की वो 125 ml पर मिनट होती है। एक मिनट में 125 ml GFR बनता है। एंजियोटेंसिन 2 का शॉर्टेस्ट फंक्शन वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। आर्टीरियोलर वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। आर्टीरियोल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं एंजियोटेंसिन 2। डिस्टल क्वालिटी ट्यूब्यूल्स के अंदर फाइनल कंपोजिशन होती है यूरिन की जो फाइनल कंपोजिशन होती है वो डिस्टल डीसीटी के अंदर होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होने का मतलब होता है कि हम यूरिन की कंसनट्रेशन चेक कर रहे हैं। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि उसकी यूरिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है। अब एक पेशेंट था, उसका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, कॉस्मल ब्रीदिंग है, अनकॉन्शियस है, यूरिनरी कीटोन्स पॉजिटिव हैं, डीके का पेशेंट था, बाइकार्बोनेट बफर के तौर पे काम करता है डीके के पेशेंट्स के अंदर। इस तरह की कंडीशंस के अंदर बाइकार्बोनेट बफर के तौर पे काम करता है जो डीके वाले पेशेंट्स होते हैं। क्या क्या चेंजेस हमें मिलते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जब आप 1 लीटर नॉर्मल सलाइन दोगे तो यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है जब हम नॉर्मल सलाइन देते हैं 1 लीटर। जो नॉर्मल सलाइन होता है ना वो आइसोटोनिक होता है प्लाज्मा के साथ, इसकी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है तो जिसकी वजह से वो फिल्टर होकर यूरिन की फॉर्म में आता है और यूरिन के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। जब यूरिन के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाती है। जब आप 1 लीटर सोडियम दोगे, 1 लीटर नॉर्मल सलाइन दोगे तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है क्योंकि यूरिन को डाइल्यूट कर देगा, लेकिन इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है प्लाज्मा की इक्वल होती है तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी चेंज नहीं होती है, आइसोटोनिक होता है प्लाज्मा के साथ जो नॉर्मल सलाइन होता है 0.9% नॉर्मल सलाइन। हाइपरकेलीमिया एसिडोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है। फिर हमने पहले ही पढ़ा कि जो हाइपोकेलीमिया है वो अल्कलोसिस के साथ एसोसिएटेड है। सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। जब आप पानी नहीं पियोगे तो आपका जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है, वो हाइपरटोनिक हो जाता है। सोडियम के लेवल्स एल्डोस्टेरोन से हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट होते हैं। जो एल्डोस्टेरोन होता है हमने पढ़ा कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराता है। जब एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो सोडियम हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है एक्सेस ऑफ एल्डोस्टेरोन में, और जब एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है तो एल्डोस्टेरोन सोडियम कम हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। पीएच से हम रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करते हैं। अब एक दिन में जो मैक्सिमम यूरिन बनता है वो 500 ml बनता है। एक दिन में 500 ml हमारा यूरिन बनता है। लिम्फ फ्लो डिक्रीज़ हो जाता है जब आपका ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। लिम्फेटिक फ्लो कम हो जाता है जब ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, और एक दिन के अंदर 500 ml यूरिन बनता है। क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर पीएच जो होती है वो नॉर्मल होती है। अगर एक्यूट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगी तो उसमें तो ऑब्वियसली पीएच कम होगी और बाइकार्बोनेट ज़्यादा और बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। लेकिन जो क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होती है ना उसके अंदर आपकी पीएच जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है क्योंकि कंपनसेशन होती है और पीएच इंक्रीज़ करके नॉर्मल की तरफ आ जाती है। कंपनसेशन की वजह से क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर पीएच जो होगी वो नॉर्मल होगी। क्रॉनिक रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर पीएच नॉर्मल होती है। यूरिटरिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जीएफआर कम हो जाता है। यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, आगे फ्लो नहीं हो रहा तो जीएफआर कम हो जाएगा। यूरिटरिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जीएफआर कम हो जाता है। फास्टिंग कर रहा था, फास्टिंग के अंदर हमारा एडीएच ज़्यादा हो जाता है। फास्टिंग के अंदर एडीएच ज़्यादा हो जाता है। फास्टिंग के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, वो यूरिन प्रोड्यूस नहीं होने देगा। एंजियोटेंसिन 1 की कन्वर्शन जो होती है वो लंग्स में होती है। लंग्स के अंदर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो लंग्स के अंदर ही एक्टिवेट होता है। तो
तो जो एंजियोटेंसिन की कन्वर्जन है वो लंग्स के अंदर होती है। काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म किडनी के अंदर वाजा रेक्टा की प्रेजेंस को शो करता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाजा रेक्टा के अंदर हमारा काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है जो कि लूप ऑफ हेनले के अंदर होता है या फिर जेजी सेल्स में होता है, और जो काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है वो वाजा रेक्टा में होता है। जो एक्सचेंजर है वो वाजा रेक्टा के अंदर है और जो मल्टीप्लायर है वो लूप ऑफ हेनले के अंदर और जेजी सेल्स में होता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के अंदर होता है और जो काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है वो वाजा रेक्टा के अंदर होता है। एल्डोस्टेरोन का मेन एक्शन ये है कि ये सोडियम और पोटाशियम को बॉडी फ्लूइड के अंदर मेंटेन करता है, सोडियम पोटाशियम के बैलेंस करता है बॉडी फ्लूइड के अंदर। अमाउंट इफ सब्सटेंस फिल्टर्ड पर मिनट माइनस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट अपीयर इन यूरिन इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जो अमाउंट फिल्टर हो रही है, ठीक है, उसमें से हम माइनस करते हैं उस अमाउंट को जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि यूरिन के अंदर आ रही है, ठीक है। जो फिल्टर हो रही है उसमें से जब आप माइनस कर दोगे जो यूरिन के अंदर आ रही है तो हमें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का पता चल जाएगा कि जो चीज़ें वापस एब्जॉर्ब हो गई हैं। जो फिल्टर होने में से जो यूरिन में गई हैं, मतलब जो निकल गई हैं बॉडी से, उनको हम निकाल देंगे तो जो बच गई थी वो हमारी एब्जॉर्प्शन को शो करेंगी, ट्यूब्यूल्स की रीअब्जॉर्प्शन को बताएंगी। ट्यूबुलर फ्लूइड ऑफ पीसीटी और डीसीटी के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो आपकी डिस्टल कॉर्नोइड ट्यूब्यूल होती है ना, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। डीसीटी के अंदर हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। जो अपेरेंट मिनरलो-कॉर्टिकॉइड एक्सिस सिंड्रोम होता है, एपीई सिंड्रोम, एएमई सिंड्रोम होता है, उसमें हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब भी मिनरलो-कॉर्टिकॉइड्स की एक्सेस होगी, एल्डोस्टेरोन की एक्सेस होगी तो ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाएगा। अपेरेंट मिनरलो-कॉर्टिकॉइड एक्सेस के अंदर हाइपरटेंशन होती है। डिहाइड्रेटेड पेशेंट था, आयन इमीडिएटली जो हमें कंपनसेशन में हेल्प करता है दैट इज सोडियम आयन। डिहाइड्रेटेड पेशेंट के अंदर जो सोडियम आयन होगा वो हमें इमीडिएट हेल्प करता है कंपनसेशन में। प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी के अंदर अगर एड्रीनल इंसफिशिएंसी होगी, एल्डोस्टेरोन कम होगा तो हाइपरकैलेमिया हो जाता है। प्राइमरी एड्रीनल इंसफिशिएंसी के अंदर हाइपरकैलेमिया होता है। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज किडनीज के अंदर होती हैं। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज जो होती हैं ना वो एक्टिव फिल्ट्रेशन कराती हैं और एब्जॉर्प्शन भी कराती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं, किडनी के अंदर होती हैं। और जो कॉर्ड प्लेक्सिस होता है आई के अंदर, उसमें भी फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं। इंटेस्टाइन्स के अंदर, किडनी के अंदर, कॉर्ड प्लेक्सिस के अंदर सिलरी प्रोसेस जो होता है आई का, कॉर्ड प्लेक्सिस के अंदर सिलरी प्रोसेस के अंदर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं। यूरिन आउटपुट एक 70 kg मैन के अंदर 1.5 लीटर्स होती है और मिनिमम अमाउंट जो यूरिन की प्रोड्यूस होती है वो 0.5 लीटर्स या 500 ml एक दिन में बनती है। डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है पीसीटी को। प्रॉक्सिमल कॉलरेटेड ट्यूब्यूल से डिहाइड्रेशन का अफेक्ट नहीं होता है। पीसीटी के ऊपर डिहाइड्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। और आरबीसी स्वेल कर जाते हैं जब उनको हम 250 मिलीमोल ऑफ यूरिया में रखते हैं। यूरिया जो होता है ना वो एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, तो वाटर आपके सेल्स आरबीसी के अंदर चला जाएगा और यूरिया की वजह से आरबीसी स्वेल कर जाती हैं। एक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है जब आपके सोडियम के लेवल्स कम होते हैं ब्लड के अंदर। सोडियम की एब्जॉर्प्शन फंक्शन है एल्डोस्टेरोन का। हाइपोनेट्रीमिया है और हाइपर ऑस्मोलर यूरिन है, ठीक है। सोडियम के लेवल्स कम है और हाइपर ऑस्मोलर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो गई है, तो ये क्या होगा, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन, ठीक है, कि आपके ब्लड के अंदर जो है वो सोडियम के लेवल्स कम हो जाते हैं क्योंकि एडीएच की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है और यूरिन जो होता है वो हाइपर ऑस्मोलर हो जाता है। नेगेटिव वाटर बैलेंस क्लियरेंस जो होती है वो एडीएच ज़्यादा हो जाने की वजह से होती है, ठीक है। नेगेटिव वाटर बैलेंस क्लियरेंस हो जाती है एडीएच जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा होगा। किडनी का बेस्ट मैकेनिज्म जिससे हम वॉल्यूम को प्रिजर्व करते हैं वो रेनिन की सिक्रीशन है। रेनिन को सिक्रीट करके रा सिस्टम के थ्रू रेनिन को सिक्रीट करके रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू या रेनिन के थ्रू जो है वो किडनी प्रिजर्व करती है ब्लड वॉल्यूम को, या ऑटो रेगुलेशन वगैरह जो होती है किडनी की। तो वॉल्यूम को हम किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, किडनी वॉल्यूम को प्रिजर्व करती है रेनिन की सिक्रीशन करा के। पीएच नेगेटिव लॉग होती है हाइड्रोजन आयन का। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर हाउ इज रीनल कंपनसेशन डन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर ग्लूटामीन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है किडनी से। ग्लूटामीन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है किडनी से मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ग्लूटामीन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है किडनी से। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का रोल क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो हमें एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। एरिथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक का होता है वो ट्यूब्यूल्स के अराउंड सोडियम की कंसंट्रेशन को कम कर देता है। ट्यूब्यूल्स के अराउंड सोडियम की कंसंट्रेशन को कम कर देता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म में लिम्फेटिक फ्लो जब कम हो जाता है ड्यू टू हैमरेज की वजह से आपका लिम्फेटिक फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड लॉस की वजह से
लिम्फेटिक फ्लो कम हो जाता है। हमने पहले पढ़ा था कि ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से भी लिम्फेटिक फ्लो कम हो जाता है। ऑन्कोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो भी लिम्फेटिक फ्लो कम हो जाएगा, और हेमरेज की वजह से भी लिम्फेटिक फ्लो कम हो जाता है। नेफ्रोपैथी को हम माइक्रोएल्ब्यूमिनूरिया से डायग्नोज करते हैं। इन द केस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस यूरिन के अंदर एल्बुमिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। थर्स्ट लॉस हो जाती है जब आपकी प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम होगी तो आपको प्यास भी कम लगती है। लॉस ऑफ थर्स्ट होता है जब प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ कर जाती है। जी जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। जे जुक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स, जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर वाली पोजीशन के ऊपर जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, वो उनके अंदर काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है। और जो काउंटर करंट हमने एक्सचेंजर था वो वेजर रेक्टा में था। एस्टिमेशन ऑफ GFR हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस से करते हैं। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें यूरिन की कंसंट्रेशन के बारे में बताती है। SiADH के अंदर नेगेटिव फ्री वाटर क्लियरेंस होती है। DCT की एक ऐसी साइट है जहाँ पे थायजाइड डायूरेटिक्स काम करती हैं। थायजाइड डायूरेटिक्स डिस्टल कॉर्नोटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर काम करती हैं। ब्लड प्रेशर पेशेंट का हाई है, 160/110 है, रेनिन भी ज़्यादा हुआ है, तो क्या होगा, ड्यू टू द सिम्पैथेटिक रेनिन नर्व, ठीक है, जो सिम्पैथेटिक रीनल नर्व होती है, सिम्पैथेटिक रीनल नर्व की वजह से, सिम्पैथेटिक सिस्टम की वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है और रेनिन भी ज़्यादा है। एडीमा और एसाइटीज़ जो लिवर वाले पेशेंट्स के अंदर होती है वो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाने की वजह से होती है। जब आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगी तो एडीमा और एसाइटीज़ डेवलप हो जाता है लिवर पेशेंट्स में। हेमरेज के अंदर एल्डोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज़ कर जाते हैं एंजियोटेंसिन 2 से। जब भी हेमरेज वाला पेशेंट होगा वो हेमरेज वाले पेशेंट्स के अंदर एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन के लेवल्स को ज़्यादा कर देता है। माइनर कैलिक्स के अंदर जो यूरिन होता है वो पेपिला से आता है। पेपिला से माइनर कैलिक्स के अंदर यूरिन आएगा। पेशेंट है उसको डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ट्यूबुलोग्लोमेरुलर कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है। व्हाट आर द फैक्टर्स यू विल सी इन दिस कंडीशन, उसके यूरिन के अंदर सोडियम भी कम होगा। कैल्शियम के चेंज हो जाने की वजह से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो जाता है। कैल्शियम के चेंज हो जाने की वजह से मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। एक्सरसाइज के अंदर ब्लड के अंदर पोटाशियम लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं। एक्सरसाइज से हाइपरकैलीमिया होता है। कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर एल्डोस्टेरोन का मैक्सिमम इफेक्ट होता है। अब पेशेंट की पीएच 7.4 है, 7.49 है, थोड़ी सी बेसिक की तरफ है। कार्बन डाइऑक्साइड 60 है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुआ है, पीएच भी थोड़ी सी ज़्यादा है। बाइकार्बोनेट उसका 30, नॉर्मल बाइकार्बोनेट जो होता है वो आपका 22 से 26 है, तो बाइकार्बोनेट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। अब बेसिकली पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है कि पीएच भी ज़्यादा, इसका मतलब है कि अल्कलोसिस थी। बाइकार्बोनेट ज़्यादा, इसका मतलब है कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस थी। कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए ज़्यादा हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए, तो ये पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन डिटरमिनेंट ऑफ प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। सो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी का जो मेन डिटरमिनेंट होता है वो सोडियम होता है। डिहाइड्रेशन में भी अगर आप इमीडिएट आयन जो हम देते हैं दैट इज सोडियम। और नेट इफेक्ट क्या होता है हाइपरनेट्रीमिया का, सेल श्रिंकेज। जब आपके ब्लड के अंदर सोडियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो सेल श्रिंक कर जाता है, क्योंकि एक्शन म्यूटेशन ईजिली जनरेट हो जाता है विद इन सेल्स, तो फिर हाइपरनेट्रीमिया की वजह से सेल्स जो है वो श्रिंक भी कर जाएंगे। और हाइपरनेट्रीमिया मीन्स के जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर सोडियम ज़्यादा है, ठीक है, एंड दैट विल लीड टू द एक्स्ट्रापोजिशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सेल इनटू द ECF, ठीक है, कि अब सेल के बाहर ECF के अंदर जो है वो ECF के अंदर सोडियम ज़्यादा हो गया, ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गया सोडियम और सेल्स के अंदर सोडियम कम है, तो सेल के अंदर का सोडियम जो है ना वो सेल के अंदर का जो वाटर होता है वो ब्लड में जाना शुरू कर देगा, बाहर जाना शुरू कर देगा और सेल की श्रिंक जो हो जाती है हाइपरनेट्रीमिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल बॉडी वाटर। एंटीपायरीन को हम यूज़ करते हैं टोटल बॉडी वाटर को मेजर करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ADH ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज करता है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज करता है। जोना ग्लोमेरुलोसा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। जोना ग्लोमेरुलोसा एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। एल्बुमिन और RBCs इन यूरिन अगर आपको मिल रहे हैं तो ग्लोमेरुलस का डैमेज होगा। प्रोमिनेंट फीचर होता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का कि हाइपरकैलीमिया हो जाता है, हाइपरकैलीमिया हो जाता है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर, ये इसका प्रोमिनेंट फीचर है। एक्टिवली सिक्रीट होता है किडनी से। जो हमारे पास पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन एक्टिवली सिक्रीट होती है किडनी से। अगर तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट रेट कम हो जाता है। हार्ट रेट कम हो जाता है जब आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज़्यादा होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। आफ्टर स्वेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन द होम्योस्टेसिस। स्वेटिंग के बाद, डिहाइड्रेशन के बाद आपका सोडियम जो होता है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है।
हेमरेज के बाद गोज इनटू एक्यूट किडनी इंजरी हुई, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो कि मोस्ट लाइकली अफेक्टेड होता है दैट इज, ठीक है। हेमरेज के बाद सबसे ज़्यादा जो अगर तो किडनी इंजरी होगी एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर, एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी प्रॉक्सिमल कॉर्नेटरी ट्यूब्यूल जो है अफेक्टेड होती है। पेशेंट है वो प्रोटीन्स जो होती हैं वो ग्लोमेरुलर बेसल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करती हैं क्योंकि प्रोटीन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है हेपरिन सल्फेट की वजह से। यूरिन आउटपुट 70 kg मैन के अंदर 1500 ml होती है। एफरेंट आर्टीरियोल्स जो होते हैं वो ग्लोमेरुलस बनाते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम ज़्यादा होता है। किडनी की एबिलिटी को वो एक्सक्रीट करती है, कंसनट्रेटेड यूरिन को वो इंक्रीज़ कर जाती है अगर तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द मेडुला डिक्रीजेस। अगर मेडुला से जो अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाएगा मेडुला के अंदर तो जो किडनी की कंसनट्रेशन यूरिन की एबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर मेडुला से ब्लड फ्लो कम जाएगा तो किडनी ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। द रेट ऑफ ब्लड फ्लो डिक्रीजेज इन हाइपोवोलीमिया थ्रू मेडुला। जब हाइपोवोलीमिया होता है तो आपका जो मेडुला से ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन बनना शुरू हो जाता है। एरिथ्रोपॉइटिन का फंक्शन होता है कि हीमोग्लोबिन को ज़्यादा कर देता है। रेनिन एंजियोटेंसिन जो होता है वो रेनिन को इनहिबिट करता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन जो है रेनिन को इनहिबिट करता है। हीमोग्लोबिन सेचुरेशन इंक्रीज़ कर जाती है जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। हीमोग्लोबिन की सेचुरेशन इंक्रीज़ हो जाती है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। अब एक पर्सन है वो 600 ml ऑफ वाटर पिया उसने, एंड हाउ मच ऑफ वाटर विल बी प्रेजेंट द प्लाज्मा, ठीक है। तो अगर उसने 600 पानी पिया है तो उसमें जो 1/3 वाटर होगा वो एक्स्ट्रासेलुलर होगा, और 1/3 एक्स्ट्रासेलुलर का मतलब है कि उसमें से 600 में से जो 200 है ना वो उसका एक्स्ट्रासेलुलर होगा और 400 उसका इंट्रासेलुलर होगा। 200 को भी आप डिवाइड करो 1/4 और 3/4 पे, तो 200 का 1/4 जो बनता है वो 50 ml बनता है। तो 50 ml वाटर जो होगा वो प्लाज्मा में जाएगा अगर आप 600 ml वाटर पीते हो। पेशेंट है उसको हाइपॉक्सिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उसका है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 24 और बाइकार्बोनेट है 18, नॉर्मल पीएच है। पीएच अगर नॉर्मल हो, पीएच अगर नॉर्मल हो और साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली जो होती है वो जो है वो 35 से 45 होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है और बाइकार्बोनेट भी कम है। पीएच नॉर्मल है लेकिन पेशेंट को हाइपॉक्सिया है, तो ये फुली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम ऑस्मोलैरिटी टू प्लाज्मा। 0.9% नॉर्मल स्लाइन की सेम ऑस्मोलैरिटी होती है प्लाज्मा के। 60 ओल्ड बिजनेसमैन था, आपने उसको वैल्यूएट किया, उसको हाइपरटेंशन थी, उसकी जो रेनिन है वो ज़्यादा हुई हुई है। लेफ्ट रीनल वेन के अंदर रेनिन ज़्यादा है, राइट रीनल वेन के अंदर रेनिन कम है, तो उसको लेफ्ट रीनल आर्टरी की स्टीनोसिस होगी। As the patient has hypertension with increased aldosterone and increased renin, after investigation it was found that the renin was increased in the left renal vein. तो लेफ्ट रीनल वेन के अंदर जो ज़्यादा होगा लेफ्ट रीनल आर्टरी स्टीनोसिस की वजह से लेफ्ट रीनल वेन का रेनिन लेवल ज़्यादा है। मिसेंचियल सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है जिससे हम रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं। मिसेंचियल सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है जिससे हम रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं। जो फैंकनी सिंड्रोम है इसमें डिक्रीज एटीपी होती है एट द पीसीटी लिंक विद ग्लूकोज यूरिया। जब एटीपी कम हो जाती है पीसीटी के लेवल के ऊपर तो ग्लूकोज यूरिन के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। फैंकनी सिंड्रोम में ग्लूकोज यूरिया होता है। मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन इज हाइपरकैलेमिया। सबसे जो मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस है जिससे एल्डोस्टेरोन की रिलीज होती है ना वो हाइपरकैलेमिया है। कौन सी चीज़ है जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कराती है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। वेजोप्रेसिन जो है वो नाम से ही बता रहा है कि वेजो कंस्ट्रिक्टर है। वेजोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है। डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा।